ओके। सो हम बात करेंगे ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन के बारे में। मेरा नाम है कमलवीर और आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके या फिर लिंक जो गिवन है उसके थ्रू व्हाट्सएप का ग्रुप और टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो इस सेशन की पीडीएफ के लिए। इसके अलावा अनअकैडमी का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो इस रेफरल कोड को यूज करते हुए, जो कि है कमलवीर एस। ओके, तो ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन के बारे में बात करते हैं। तो इस सेशन में हम ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन के 6 आप कह सकते हैं अलग अलग इसमें टॉपिक्स बनते हैं, आगे उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन है क्या, इसकी डेफिनेशन समझेंगे। ओके, उसके बाद क्या है कि ये शुरू क्यों हुआ, ठीक है, क्यों ये शुरू हुआ। उसके बाद है प्राग स्प्रिंग के बारे में बात करेंगे, हंगेरियन रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ये 2 टॉपिक्स है जो इसी में कवर करेंगे। फिर एक छोटा सा कंसेप्ट आता है सोशलिज्म विद अ ह्यूमन फेस। छोटा सा कंसेप्ट है, छोटी सी टर्म है ना, आपको पता होनी चाहिए, इसी से रिलेटेड है। बस एग्जामिनेशन में कभी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि सोशलिज्म विद अ ह्यूमन फेस का क्या मतलब होगा। लास्ट में आता है पीसफुल ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन, जो कि फिर बताता है हमें उस टाइम पे यूएसए और यूएसएसआर के रिलेशंस के बारे में, दोनों की रिलेशन के नेचर को ये चीज हमें समझाती है ना। फिर लास्ट में है क्रिटिसिज्म। सबसे पहले हम इन जनरल देख लेते हैं ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन कहा किसे जाता है। तो आप सभी लोगों ने गुजराल डॉक्ट्रिन के बारे में सुना होगा। गुजराल डॉक्ट्रिन के बारे में सभी लोगों ने सुना होगा। तो गुजराल डॉक्ट्रिन हमें क्या बताता है, आई के गुजराल थे जो, है ना, तो वो हमें बताता है कि इंडिया को, वो एक फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन है ना, वो हमें बताता है, हमारी फॉरेन पॉलिसी को गाइड करता है कि किस तरीके से हमें अपने नेबर कंट्रीज के साथ रिलेशन बनाने चाहिए। गुजराल डॉक्ट्रिन इसी से जुड़ा हुआ है। गुजराल डॉक्ट्रिन यही बताता है, जो 5 हमें आप कह सकते हैं कि पॉइंट्स बताता है कि किस तरीके से फॉरेन कंट्रीज के साथ रिलेशन बनाने हैं। इसी तरीके से जो ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन है वो यूएसएसआर को बताता है, यूएसएसआर के लिए रोड मैप तैयार करता है कि किस तरीके से यूएसएसआर जो सैटेलाइट स्टेट्स हैं, मतलब जो यूएसएसआर के अधीन सत देश हैं, ठीक है, ये यूएसएसआर है, उसके अधीन देश है, मान लीजिए पोलैंड है, हंगरी है, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि चेकोस्लोवाकिया है। इन सारे देशों के साथ जो कि उस टाइम के सोशलिस्ट कम्युनिस्ट स्टेट्स हैं, जो कि यूएसएसआर के अधीन है, तो यूएसएसआर को उनके साथ किस तरीके के रिलेशन बनाने चाहिए, कितनी उन्हें फ्रीडम देनी चाहिए अपनी पॉलिसी खुद से बनाने के लिए, इन सारी चीजों का जवाब हमें कौन देता है, ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन। ठीक है, उन सभी देशों को कितनी हम क्या दे सकते हैं, फ्रीडम दे सकते हैं अपनी पॉलिसी खुद बनाने के लिए। उन सभी देशों में कहीं ये तो नहीं हो रहा कि उस देश में, मान लीजिए ये देश है, ये एबीसी देश है, तो इस देश में हो क्या रहा है, सोशलिज्म के खिलाफ कोई कोई लिबरलिज्म की मूवमेंट चलनी शुरू हो गई है। तो वहां पे यूएसएसआर की सेंट्रल बॉडी अभी उसे किस तरीके से ठीक करेगी, इसका जवाब भी ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन देता है। वहां पे कोई लीडर कोई नई पॉलिसी लेके आ रहा है जो कि लिबरल है, तो उसको किस तरीके से, मतलब वो लिबरल पॉलिसी लेके आ रहा है तो वो सोशलिज्म के खिलाफ होगी, सोशलिज्म को हाँ पहुंचा सकती है। यहां देखते हैं, है ना, तो ये पूरा जी यूएसएसआर है उस टाइम का, ये उसके अलग अलग देश हैं। तो ये देश के लीडर क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम अपने लोगों को थोड़ी सी फ्रीडम देंगे। तो यहां पे है ये सोशलिस्ट स्टेट पहले से ही, लेकिन ये अभी क्या चाह रहा है कि थोड़ी सी हम फ्रीडम देंगे, तो लिबर्टी दे रहे हैं। तो जब लिबर्टी देना शुरू कर रहे हैं, तो क्या इस देश का जो सोशलिस्ट स्ट्रक्चर है, जो कम्युनिस्ट स्ट्रक्चर है, क्या वो तो नहीं खराब हो रहा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो अभी सेंट्रल बॉडी उस देश के साथ किस तरीके से एक्ट करे, उस देश को किस तरीके से ये मनाए कि आप ऐसी पॉलिसीज ना अपनाओ जो कि कहीं ना कहीं सोशलिज्म को हार्म पहुंचाएगी, कम्युनिज्म को हार्म पहुंचाएगी और अल्टीमेटली वॉर्सो पैक्ट को हार्म पहुंचा सकती है और सभी देश अलग हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों के साथ किस तरीके से डील किया जाए, इसका जवाब हमें कौन देता है, तो ये देता है ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन हमें देता है। ठीक है जी, अभी यही समझेंगे ये क्या जवाब हमें देता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है तो आपको दिक्कत नहीं होगी बाद में भी पीडीएफ पढ़ने में। ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन है क्या, ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन एक फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन है।
ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले। फॉरेन पॉलिसी पुट फोर्थ, जो कि सामने रखा गया किसके द्वारा, बाय सोवियत लीडर लियोनिड ब्रेजनेव, ठीक है, लियोनिड ब्रेजनेव के द्वारा सामने रखा गया। कब रखा गया, 1968 में। पहला पॉइंट खुद से नोट्स बनाना, लियोनिड ब्रेजनेव पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कब रखा गया, 68 में। कॉलिंग ऑन द सोवियत यूनियन टू इंटरवीन, और ये सोवियत यूनियन को क्या आप कह सकते हैं करने के लिए कहता है कि सोवियत यूनियन जो सेंट्रल बॉडी है वो इंटरवीन करे, यानी कि हस्तक्षेप करे। मिलिट्रीली इंटरवीन भी कर सकती है, अपनी सेना भी भेज सकती है उस देश में, ठीक है। इन द कंट्रीज, कौन से देशों में, वेयर सोशलिस्ट रूल वाज अंडर थ्रेट, ठीक है, कि जहां पे सोशलिस्ट रूल थ्रेट के अंडर है, कि वहां पे कोई मूवमेंट चल रही है या वहां पे सरकार को कोई विरोध हो रहा है। एंड टू इंटरवीन इन द अफेयर्स ऑफ कम्युनिस्ट कंट्रीज टू स्ट्रेंथन कम्युनिज्म, कि उन देशों में, और अगर नहीं भी चल रहा तो फिर भी हम वहां पे क्या कर सकते हैं, इंटरवीन कर सकते हैं, ताकि उनके कम्युनिज्म को और ज्यादा शक्तिशाली बनाया जा सके, उनके कम्युनिस्ट स्ट्रक्चर को शक्तिशाली, पावरफुल, स्ट्रेंथन किया जा सके। तो ये बेसिक चीज है, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर होंगी सारी। सो ये है जी आपके सामने लियोनिड इलियाच ब्रेजनेव, जो कि 1906 में इनका जन्म होता है और 82 में इनकी डेथ होती है। तो ये आप एक बार देख लीजिए इन्हें। तो ऐसे होता है ना कि जब हम किसी को फोटोग्राफ या ऐसी चीजें देख लेते हैं तो फिर हम ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं नाम के साथ, है ना, लियोनिड इलियच ब्रेजनेव, याद रखिएगा जी। ओके, इनकी डेथ का साल 82 याद रखिएगा, क्योंकि 82 के बाद ही क्या हुआ, जो ये डॉक्ट्रिन है उसे फॉलो करना यूएसएसआर ने बंद कर दिया, याद रखिएगा। लेकिन वो 85 था ईयर, वो अलग बात है ना। चलिए, वो आगे आएगी, अनफोल्ड होगा आगे। द डॉक्ट्रिन वॉज लार्जली अ रिस्पॉन्स टू द प्राग स्प्रिंग। सो क्या होता है जी, प्राग स्प्रिंग होता है, उसके रिस्पॉन्स में, उसके रिएक्शन में ही ये डॉक्ट्रिन सामने आता है। अभी प्राग स्प्रिंग क्या है वो आगे आएगा ही, ठीक है। प्राग स्प्रिंग उसी तरीके से रेवोल्यूशन था, किस चीज के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, लिबरलाइजेशन के लिए, राइट्स के लिए। जिस तरीके से अरब स्प्रिंग है ना, अरब स्प्रिंग है, तो अरब स्प्रिंग को बल्कि नाम प्राग स्प्रिंग से ही नाम अरब स्प्रिंग मिला है, ठीक है, ये याद रखिएगा जी। और अरब स्प्रिंग के ऊपर मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाया है, आप लोग बाद में देख सकते हो। प्राग स्प्रिंग के रिस्पॉन्स में, रिएक्शन में ये डॉक्ट्रिन सामने आया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ क्या था प्राग स्प्रिंग में, a period of liberalization instituted in the Soviet bloc country Czechoslovakia by newly installed leader Alexander Dubek in 1968। तो क्या होता है जी, 1968 का टाइम है, ठीक है, चेकोस्लोवाकिया देश है, चेकोस्लोवाकिया में जो नए लीडर सामने आते हैं जी, ठीक है, नए लीडर जो पावर में आते हैं उनका नाम है अलेक्जेंडर डबेक, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, वहां पे ये एक सोशलिस्ट स्टेट था, लेकिन वहां पे लिबरल जो पॉलिसीज हैं उन्हें इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि हम तो अभी लिबरलिज्म को अपनाना शुरू करेंगे। लोगों को अभी कौन कौन सी पॉलिसीज है वो जब हम प्राग स्प्रिंग आगे देखेंगे ना तो डिटेल में आएंगी। तो ये आप कह सकते हैं कि लिबरल पॉलिसीज, लोगों को प्रेस की आजादी, ये सारी चीजें देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में सोवियत यूनियन को क्या लगेगा, तो सेंट्रल पावर को क्या लगेगा कि ये देश तो अभी लिबरलिज्म की तरफ जा रहा है, वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है, ये तो हाथ से निकल जाएगा। तो वो अभी इसे रोकने की कोशिश करेंगे, होल्ड बैक करने की कोशिश करेंगे, है ना। 68 में ये सब कुछ हो रहा है। इट वॉज व्यूड एज अ काउंटर रेवोल्यूशन, इसे काउंटर रेवोल्यूशन की तरह देखा जा रहा है, ठीक है, बाय ऑफिशियल्स इन मॉस्को एंड एट अ मीटिंग ऑफ वॉर्सो पैक्ट। उसी दौरान क्या होता है, वॉर्सो पैक्ट, सारे आप कह सकते हैं वॉर्सो पैक्ट की एक मीटिंग होती है, ठीक है, वॉर्सो पैक्ट कंट्रीज की मीटिंग होती है कब, अगस्त 3 को, ठीक है। और यहीं पे जो ब्रेजनेव है, ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन को सामने रखते हैं, प्रेजेंट किया जाता है उसी साल 68 में ही, ठीक है, रखा जाता है सामने कि ये है डॉक्ट्रिन, इसे हम फॉलो कर सकते हैं ऐसी पॉलिसीज के साथ, आप कह सकते हैं कि जूझने के लिए या इनके साथ डील करने के लिए। ही नोटेबली स्टेटेड, वो लिखते हैं that all socialist countries had a duty, सारी सोशलिस्ट कंट्रीज की ड्यूटी है, टू सपोर्ट एंड डिफेंड सोशलिस्ट गेन्स। तो ये कहा जाता है इस मीटिंग में
कि देखो वॉर्सो पैक्ट है, सारे देश मिलके रहते हैं और सारे देशों का ये ड्यूटी बनती है कि दूसरे देश की जो आप कह सकते हैं कि सोशलिज्म है, स्ट्रक्चर है, उसे हम किसी न किसी तरीके से बनाए रखें। लेस देन 3 वीक्स लेटर, 3 हफ्ते से भी कम टाइम में, ऑन अगस्त 20th, 20 अगस्त को जो सोवियत फोर्सेस है वो इन्वेड करती है चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, चेकोस्लोवाकिया के ऊपर क्या कर देती है जी, मैं आगे आपको दिखाऊंगा ये चेकोस्लोवाकिया कहां पे है। तो चेकोस्लोवाकिया के ऊपर क्या कर देती है, अटैक कर देती है और सत्ता को आप कह सकते हैं कि जो उनके लीडर हैं उन्हें हटा देती है। एंड हार्ड लाइनर्स वर अल्टीमेटली रिटर्न टू पावर, डवेकबाज लेटर डिपोज्ड। तो याद रखिएगा जी, पहले क्या हुआ था यहाँ पे, जो यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी थी वहां के लीडर कोई और थे, लेकिन उनकी जगह पे डबैक लीड करते हैं, वो लीडर बन जाते हैं जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर बने थे, लेकिन आप कह सकते हैं कि उनकी आइडियोलॉजी इतनी ज्यादा रेडिकल कम्युनिज्म वाली नहीं थी, वो थोड़ा बहुत लिबरलाइजेशन से जुड़े हुए थे, तो इसीलिए लिबरलाइज करना चाहते थे स्टेट को, है ना, तो इसलिए उन्होंने पॉलिसीज भी इंट्रोड्यूस की। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो फिर सोवियत फोर्सेस यहाँ पे इन्हें इन्वेड करती है चेकोस्लोवाकिया को और उन्हें पावर से हटाती है, उन्हें डिपोज्ड करती है, हटा देती है, और आप कह सकते हैं कि दोबारा वहां पे वही उन्हीं कम्युनिस्ट लीडर्स को पावर दे दी जाती है जो कि रेडिकल कम्युनिस्ट लीडर्स थे। ठीक है जी, आई होप आपके लिए चीजें यहां तक क्लियर हुई होंगी। सो प्राग स्प्रिंग क्या है, तो ये है जी हमारा चेकोस्लोवाकिया देश। ठीक है, यहाँ पे पहले जो लीडर थे वो रेडिकल कम्युनिस्ट लीडर थे, तो सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन जब अभी नए लीडर पावर में आते हैं डबेक, तो वो क्या है, वो रेडिकल कम्युनिस्ट नहीं है, वो थोड़े से लिबरल हैं, तो वो थोड़ी थोड़ी लिबरल पॉलिसीज यहाँ पे अपनाना शुरू करते हैं, जिससे क्या होता है, लिबरलाइजेशन की मांग शुरू हो जाती है पूरे देश में। तो फिर क्या होता है, बाकी देश कहते हैं कि अगर यहाँ पे इस तरीके से होगा, तो जैसे हंगरी में कंट्रोल से बाहर हो गया था सब कुछ और लिबरलाइजेशन की मांग शुरू हो गई थी, रेवोल्यूशन हो गया था, लोग सड़कों पे उतर आए थे, तो ये बढ़ता ही चला जाएगा, ये पूरा देश लिबरल बन जाएगा और फिर सभी देश वॉर्सो पैक्ट के, जो कि यूएसएसआर के अधीन है, लिबरल बनते चले जाएंगे। तो इसीलिए वॉर्सो पैक्ट की मीटिंग में ये कहा गया कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो यहीं पे सोवियत यूनियन सेंट्रल पावर है जो क्या करती है, आकर के इन लीडर को, डबैक को क्या करती है, हटा देती है जी, और इनकी जो आप कह सकते हैं कि जो इनकी लिबरल पॉलिसीज है उन्हें भी खत्म कर दिया जाता है। और यहीं पे ये डॉक्ट्रिन अपनाया जाता है कि आज के बाद कोई भी देश अगर इस तरीके की पॉलिसीज अपनाता है तो हम डायरेक्टली आके क्या करेंगे, डायरेक्टली आके इंटरफेयर कर सकते हैं। तो यही ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन था। तो आप लोग इसे हिंदी में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़े से आप कह सकते हैं कि इन सारे स्टेट्स को आप देख सकते हो मैप में, ताकि और अच्छे से आपके लिए क्लियर हो सके। तो 28 से 38 तक का आप कह सकते हैं कि ये मैप है चेकोस्लोवाकिया का, जिसमें बोहेमिया, ये 3 आप कह सकते हैं कि 3 इसमें एम्पायर्स थे। ठीक है, उस टाइम पे। ठीक है, ये पूरा चेकोस्लोवाकिया था उस टाइम पे। बाद में ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या बन जाता है, यूक्रेन में चला जाता है, यूक्रेन में चला जाता है, जो इधर वाला ये पार्ट है। ठीक है, ये चेक रिपब्लिक बन जाता है, ये देखिए ये चेक रिपब्लिक बन जाता है। ठीक है, और ये स्लोवाकिया रिपब्लिक बन जाता है बाद में। ठीक है, कब बनता है, ये 1992 1993 में। ठीक है, और इतना ये पूरा चेकोस्लोवाकिया कब तक रहता है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। चलिए, मेरे ख्याल से रेड के साथ सही रहेगा। ओके, सो ये है जी 1928 से 38 तक, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले, सॉरी 2 से पहले तक क्या था, ये पूरा इस तरीके से था चेकोस्लोवाकिया, जिसमें 3 एम्पायर थे, बोहेमिया, ठीक है, मोरेविया और स्लोवाकिया, ये 3 एम्पायर हुआ करते थे चेकोस्लोवाकिया में 38 तक। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, ये जो हिस्सा है, ये कहां पे चला जाता है, यूक्रेन में चला जाता है। यूक्रेन, ये जो देश आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये हिस्सा इसमें चला गया, यूक्रेन में चला गया। उसके बाद अगली चीज 45 से लेके 92 93 तक ये हिस्सा चला गया जी यूक्रेन में। ये जो पूरा हिस्सा है ये एक नाम से जाना जाता है, चेकोस्लोवाकिया से। ठीक है, उसके बाद 92 93 के बाद ये भी टूट जाता है और ये एक देश बनता है चेक रिपब्लिक, और ये एक देश बनता है स्लोवाकिया रिपब्लिक। ठीक है, ये इस तरीके से है, आपको इसे ऐसे ही देखना है। मैंने आपको ये दिखा दिया ताकि आपके लिए और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये भी देख लो, यहाँ पे स्लोवाकिया के, यानी कि ये स्लोवाकिया है, तो इसके नीचे ही हंगेरी है,
तो इसके बारे में भी हमें अभी बाद में बात करनी है, तो इसे भी थोड़ा सा देख लीजिए। हंगरी है इसके नीचे, ठीक है, इसी के नीचे है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं जी, द ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन was more formally presented in an official document। देखो उस टाइम पे तो आप कह सकते हैं कि ये एक पॉलिसी की तरह इसे फॉलो कर लिया गया। सभी लीडर्स ने बैठकर एक मीटिंग की और ब्रेजनेव ने आकर के कहा कि देखो इस तरीके से चीजें होनी चाहिए, तो ब्रेजनेव की बात मान ली गई, तो वो आप कह सकते हैं एक्शन ले लिया गया। बाद में जो ब्रेजनेव ने पूरा अपना विजन रखा था उसे एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट में भी बाद में रखा जाता है सामने, ठीक है, जिसे कहा जाता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को सोवरेनिटी एंड द इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस ऑफ सोशलिस्ट कंट्रीज, ठीक है। ये अभी नाम याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में कभी पूछा जाए इसका, ये किससे जुड़ा हुआ है, ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, लिमिटेड सोवरेनिटी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, प्राग स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। ऐसे करके मिलाने वाला कभी क्वेश्चन आ जाए। और ये पब्लिश किया गया था 68 में ही, ठीक है, इन प्रवदा, जो कि आप कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन का, ठीक है। कभी ये भी देखो एग्जामिनेशन में आ सकता है, ऐसी टर्म्स एग्जामिनेशन में आती है ना, तो ये कभी आ जाए, प्रवदा आ जाए कि प्रवदा क्या है, तो इसे भी मैच कर सकते हैं कि ये एक न्यूज़पेपर है। ये ऐसे करके एक साइड पे प्रवदा लिखा आ जाए, एक साइड पे मराठा लिखा आ जाए, और आप कह सकते हैं एक साइड पे तिलक हो और एक साइड पे कम्युनिज्म हो, तो आप ऐसे मैच कीजिएगा, कैसे मैच करना है आपको, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। हेरोल्ड हो सकता है, नेशनल हेरोल्ड हो सकता है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि पार्टी लिखी हो सकती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसीलिए जब भी ऐसा कोई टॉपिक पढ़ते हो या कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो ये चीजें दिमाग में रखा करो कि कैसा कैसा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, तो मैं उसी तरीके के नोट्स भी बनाता रहूं, ठीक है। चलिए, इट स्टेटेड, ये जो आप कह सकते हैं कि ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन है, ये क्या कहता है, ये भी लिखिएगा जी। अभी ये क्या कहता है, इट स्टेटेड दैट व्हाइल सोशलिस्ट कंट्रीज शुड बी फ्री टू डिटरमाइन देयर पाथ। ये कहता है कि सोशलिस्ट कंट्रीज को हमने फ्री कर दिया है, वो अपना डिटरमाइन कर सकती है, अपना पाथ किसी भी तरीके से आगे बढ़ सकती है। लेकिन 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 none of their decisions should damage either socialism in their country और फंडामेंटल इंटरेस्ट ऑफ अदर सोशलिस्ट कंट्रीज। तो ये क्या कहता है डॉक्ट्रिन कि हर एक कंट्री अपने अकॉर्डिंग अपने आप को डिटरमाइन करने के लिए, अपनी पॉलिसीज बनाने के लिए बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है, लेकिन उनकी कोई भी पॉलिसी उनके सोशलिज्म के स्ट्रक्चर को हार्म ना पहुंचाए, उनकी कोई भी पॉलिसी साथ वाले देश के सोशलिस्ट स्ट्रक्चर को हार्म ना पहुंचाए, ठीक है। ये चीज उन्हें हमेशा ध्यान में रखनी होगी। अगर ऐसा हो रहा है तो वहां पे सोवियत यूनियन जाके इंटरवीन करेगी और अपनी मिलिट्री भी लेके जा सकती है, ठीक है। इन नवंबर ब्रेजनेव फर्दर इलेबोरेटेड ऑन द पॉलिसी। ब्रेजनेव आगे पॉलिसी को लेके आते हैं और बताते हैं कि इसमें क्या क्या है। क्या हुआ था, अगस्त से ये सब कुछ शुरू हुआ था, अगस्त के बाद आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, और अभी नवंबर में हम पहुंच चुके हैं। विच डिट्रैक्टर्स यानी कि क्रिटिसाइज करते हैं, अभी इसे क्रिटिसाइज, जो आप कह सकते हैं जो क्रिटिक्स थे, क्रिटिक्स हैं, वो इनकी पॉलिसी को आप कह सकते हैं कि क्रिटिसाइज करते हुए लिखते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड सोवरेनिटी, ठीक है। जो उस टाइम के क्रिटिक्स थे, उस टाइम के क्रिटिक्स है, जो भी इनकी पार्टी के लीडर है या बाकी सारे लीडर है, जो देश भी थे वो भी जो क्रिटिक्स थे, आलोचक थे, वो इन्हें क्या कहते हैं कि ये पॉलिसी फ्रीडम देने की बात करती है, फ्रीडम की इसने बात की थी, लेकिन वो गलत बात है, बल्कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड सोवरेनिटी है, बल्कि हमारी सोवरेनिटी को ये लिमिटेड करता है, ये क्रिटिक्स इन्हें कहते हैं। उसके बाद क्या है, ये क्या कहते हैं, particularly nothing the threat of capitalism to the socialist commonwealth and calling military assistance extraordinary। आप कह सकते हैं कि ये कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ये सिर्फ हम कैपिटलिज्म से साथ जूझने के लिए आप कह सकते हैं कि कर रहे हैं, उसके लिए असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आई होप आपके लिए चीजें यहां तक क्लियर हुई होंगी। सो अभी ये खत्म भी होगा कभी ना कभी, तो है ना। तो जब ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन सेवरली लिमिटेड रिफॉर्म्स बाय सोवियत ब्लॉक कंट्रीज इन द एंस्यूइंग डेकेड्स, अगले कुछ डेकेड्स तक क्या होता है, दशकों तक क्या होता है, सोवियत यूनियन के कोई भी देश कोई भी रिफॉर्म लाने में क्या थे, असमर्थ थे, है ना, अनेबल थे, है ना, क्योंकि इस डॉक्ट्रिन की वजह से अगर वो कोई भी लेकर आते रिफॉर्म, तो उन्हें ये था कि अगर मैं कोई लीडर हूं,
और मैं रिफॉर्म लेकर आता हूं तो हो सकता है कि लीडरशिप भी जाए और पावर भी जाए, है ना। तो इसीलिए कोई भी देश कोई भी रिफॉर्म वहां पे नहीं लेकर आता है, ठीक है। इन एडिशन, ये भी साथ में जोड़िएगा, इट वॉज यूज टू जस्टिफाई, इसी ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन को यूज किया गया जस्टिफाई करने के लिए। क्या जस्टिफाई करने के लिए? द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान इन 1979। आपको पता है कि 1979 में जो सोवियत यूनियन है उसके ट्रूप्स हैं वो चले जाते हैं अफगानिस्तान में हेल्प करने के लिए, गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए, और वहां के जो आप कह सकते हैं कि जिन्हें अभी टेररिस्ट कहा जाता है उन्हें मारने के लिए, तो उससे भी ये जस्टिफाई करते हैं, कहते हैं कि ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन के अधीन ही हम सोशलिज्म को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। द सोवियट्स साउथ टू प्रोप अप द कंट्रीज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन इट्स बैटल विद एंटी कम्युनिस्ट मुस्लिम गुरिल्लास, है ना। और इन मुस्लिम गुरिल्लास को कौन हेल्प कर रहा था? यूएस से। तो इसे प्रॉक्सी वॉर कहते हैं जी, ये एक तरीके की प्रॉक्सी वॉर थी। आफ्टर ब्रेजनेव डेथ, ब्रेजनेव की डेथ हो जाती है 82 में, हिज डॉक्ट्रिन लार्जली रिमेन्ड इन इफेक्ट, ठीक है, अंटिल मिखाइल गोर्बाचेव बिकेम द सोवियत लीडर इन 1985। जब मिखाइल गोर्बाचेव बने, पार्टी के लीडर बने जी, यूएसएसआर को लीड करते हैं, और 85 के बाद वो इसे डिसमिस कर देते हैं, इस तरीके के आप कह सकते हैं डॉक्ट्रिन को। और बाद में ये किस तरीके से यूएसएसआर को ही डिसॉल्व कर देगा वो हम समझेंगे अभी। तो यहां प्रोक्सी वॉर्स आया है। तो पहले भी मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, बहुत लोग लिखते हैं कि प्रोक्सी वॉर क्या होता है ना। तो प्रोक्सी वॉर क्या है जी? तो ये यूएसए है, ये यूएसएसआर है, और ये टाइम चल रहा है कोल्ड वॉर का। क्या डायरेक्टली यूएसए ने अपने ट्रूप्स भेजे, अपनी मिलिट्री भेजी, और यूएसएसआर के आप कह सकते हैं कि जो यूएसएसआर की टेरिटरी है, रशिया है, उसके ऊपर कोई लड़ाई लड़ी? नहीं लड़ी। इसी तरीके से यूएसएसआर ने यूएसए के साथ, यूएसए की टेरिटरी के ऊपर भी कोई लड़ाई नहीं लड़ी। दोनों की टेरिटरी के ऊपर एक दूसरे के साथ कभी कोई नहीं लड़ा। होता क्या था? अफगानिस्तान है, कोरिया है, क्यूबा है, वियतनाम है, इन देशों में हो क्या रहा था? जहां पे एक ग्रुप जो कि कम्युनिस्ट था, दूसरा कोई भी ग्रुप था, जैसे अफगानिस्तान में रेडिकल इस्लामिस्ट थे, तो जो कम्युनिस्ट ग्रुप था उसे, उसकी तरफ से उसे आप कह सकते हैं मिलिट्री असिस्टेंस, पैसे सब कुछ प्रोवाइड कर रहा था यूएसए और यूएसएसआर, और यूएसए दूसरे ग्रुप को प्रोवाइड कर रहा था, अपनी मिलिट्री भेज रहा था दूसरे की तरफ से यूएसए, और एक की तरफ से लड़ रहा था यूएसएसआर। इसे कहते हैं प्रोक्सी वॉर। एक दूसरे की टेरिटरी पे नहीं लड़ेंगे, कहीं तीसरे के घर लड़ाई हो रही है तो एक की तरफ से मैं लड़ने लगूंगा, एक की तरफ से तुम लड़ने लगोगे, ये है प्रोक्सी वॉर, ठीक है। लेकिन एक दूसरे की टेरिटरी पे हम नहीं लड़ेंगे, ये था प्रोक्सी वॉर। ये अलग अलग देशों में उस टाइम पे ये दोनों लड़ते हैं। नेक्स्ट है जी, फेज्ड विद द चेंजिंग पॉलिटिकल क्लाइमेट, मिखाइल गोर्बाचेव अबेंडन द ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन। तो अभी क्या करते हैं मिखाइल गोर्बाचेव? देखते हैं कि अलग अलग देशों में विरोध हो रहा है, जो सारे इनके देश थे यूएसएसआर के, इनके अधीन, जो इनके अधीन सारे देश थे यूएसएसआर के, ये यूएसएसआर है तो इनके अधीन ये सारे देश हैं। तो मिखाइल गोर्बाचेव देखते हैं कि सभी में विरोध हो रहा है, कि हमारे विरोध चल रहे हैं और हम उन्हें होल्ड नहीं कर पा रहे हैं या होल्ड कर पा रहे हैं। तो मिखाइल गोर्बाचेव क्या सोचते हैं कि ऐसे करते हैं कि अभी ये ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन को हटा देते हैं, जो देश जितना लिबरलाइजेशन करना चाह रहा है उसे करने दो, शायद वो यूएसएसआर के साथ तभी बना रह पाएगा, वो बना रहेगा फिर। लेकिन होता क्या है, ये थोड़ी सी ऐसे मुट्ठी खोलते हैं और वो देश बाहर ही निकल जाते हैं। इन 1988 ही विड्रू ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान, के अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स वापस बुला लिए, हमें ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन नहीं चाहिए, क्योंकि 85 में इन्होंने कह दिया था। एंड लेटर दैट ईयर he refused to intervene as a wave of democratization swept through Eastern Europe. ईस्टर्न यूरोप आप कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेटाइजेशन की मूवमेंट चल रही थी उसमें भी ये कहते हैं कि हम इंटरवीन नहीं करेंगे। 1991 में, जिसकी वजह से ही सोवियत यूनियन पूरी तरीके से सीज्ड टू एग्जिस्ट, आप कह सकते हैं कि खत्म हो जाता है, ठीक है, डिसॉल्व हो जाता है। इसी वजह से सारे देश बाहर ही निकल जाते हैं।
ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि वो देते हैं, फ्रीडम देते हैं और सभी देश अलग हो जाते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि ये चीजें शुरू कैसे हुई इसके बारे में। आई होप आपके लिए यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो ये बेसिक था जी, डॉक्ट्रिन कहते किसे हैं। अभी हम समझेंगे कि डॉक्ट्रिन पैदा क्यों हुआ, रीजन क्या था डॉक्ट्रिन पैदा होने के बाद, जो ओरिजिनल सर्कमस्टांसिस हैं हम वहां पे कदम रखेंगे। तो ओरिजिन ऑफ डॉक्ट्रिन होता कैसे है, तो हमें जाना पड़ेगा पीछे 1956 हंगेरियन क्राइसिस की तरफ। 1956 क्या होता है, हंगेरियन क्राइसिस होता है, हंगरी में क्राइसिस आता है। क्या होता है यहां पे देखते हैं। द पीरियड बिटवीन 1953 एंड 68 was settled with dissidence and reformation within the Soviet satellite states। तो यहां पे एक चीज समझिए, 1953 क्या होता है, स्टालिन की डेथ हो जाती है ना, स्टालिन चले जाते हैं। स्टालिन की जगह अभी आप कह सकते हैं कि पावर में कौन थे, तो ये थे निकिता खुशुचेव, है ना, निकिता क्रुश्चेव। और उसके बाद गोर्बचेव आते हैं, मिखाइल गोर्बचेव आते हैं, है ना, हमने बात की। तो अभी निकिता क्रुश्चेव यहाँ पे जब पावर में आते हैं तो जो स्टालिन के स्टाइल का एडमिनिस्ट्रेशन था उसे ये रिप्लेस कर देते हैं, नया अपना एडमिनिस्ट्रेशन लेके आते हैं, ठीक है। और जो सैटेलाइट स्टेट्स थे यानी कि इनके अधीन देश थे, उनके साथ अभी रिलेशन कैसे बनाने थे वो भी चेंज हो रहे थे। 53 में डेथ हो जाती है स्टालिन की, जोसेफ स्टालिन की, जिसके बाद निकिता क्रुश्चेव बनते हैं जी अगले लीडर। और इनकी सीक्रेट स्पीच, ये भी कभी एग्जामिनेशन में आ सकता है कि सीक्रेट स्पीच किससे जुड़ी हुई है, जिसमें ये डिनाउंस करते हैं स्टालिन को 56 में। ये भी आ सकता है कि सीक्रेट स्पीच किस साल से जुड़ी हुई है, 56, ऐसे करके मिलाने का आ जाए कभी तो याद रखिएगा। यानी कि ये आप कह सकते हैं कि विरोध करते हैं स्टालिन की रिजीम का, कि जो स्टालिन का एडमिनिस्ट्रेशन था, उनका सिस्टम था, स्ट्रक्चर था, वो अच्छा नहीं है, मैं अलग तरीके का स्ट्रक्चर लेके आऊंगा। देखो हो क्या रहा था, ये जो स्टेट्स थे ये उस टाइम पे क्या करने की कोशिश कर रहे थे स्टालिन की डेथ के बाद, कि हम अलग हो जाएं, कि हम अलग हो जाएंगे। ये देशों ने क्या कहा कि हम अलग हो जाएंगे, मतलब इनके में ऐसी विरोध शुरू हो रहा था। तो फिर निकिता क्रुश्चेव ने कहा कि मैं आपके साथ अच्छे तरीके से रिलेशन बनाऊंगा, और स्टालिन की जो नीतियां थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, मैं आपके साथ थोड़े लिबरल रिलेशन बनाऊंगा। दिस डिनाउंस्ड ऑफ द फॉर्मर लीडर लेड टू अ पीरियड ऑफ सोवियत एरा नॉन कॉमनली एज स्टालिनाइजेशन। कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसे देखिएगा जी, स्टालिनाइजेशन, स्टालिनाइजेशन। ओके, अभी यहां पे आपको दो तीन चीजें हैं जो यहां पे समझनी है। पहली बात तो ये कि डेथ होती है 53 में, पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं आपको। दूसरी बात ये है, ठीक है, कि 1953 से लेके 68 का जो पीरियड है ये क्या है, डी स्टैलिनाइजेशन का पीरियड है, जिसमें क्या है कि स्टालिन की रिजीम जो कि होल्ड करके रखती थी इन देशों को बहुत जबरदस्ती से, उसे ये डी स्टैलिनाइज करते हैं, यानी कि थोड़ी थोड़ी पावर भी देते हैं कुछ देशों को, और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ लिबरल रिलेशंस होंगे उन सारे देशों तक। तो ये तीन चीजें यहां पे निकल कर आई हैं। अभी यही चीजें अभी हमें आगे समझाएंगी कि हंगेरियन क्राइसिस क्या है और क्यों पैदा हुआ ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन। तो आई होप आपको ये बेसिक क्लियर हुआ होगा। सो अंडर द ब्लैंकेट रिफॉर्म, अभी यानी कि कुछ ग्रुप ऑफ रिफॉर्म्स किए जाते हैं। ऑफ दिस प्रोसेस इमरे नेगी केम टू पावर इन हंगरी। तो इसी दौरान जब आप कह सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी आपको पावर दी जा रही है, इमरे नेगी है जो वो पावर में आते हैं हंगरी में एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, टेकिंग ओवर फॉर, ये अलग बात, किसे रिप्लेस करते हैं हमें नहीं जानना। ऑलमोस्ट इमीडिएटली नेगी सेट आउट ऑन अ पाथ ऑफ रिफॉर्म। उन्हें थोड़ी सी पावर मिलती है कि आप अपने अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाओ, सेंटर उसे कहता है, वो अपने अकॉर्डिंग रिफॉर्म्स शुरू कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। सो पुलिस वाज रिड्यूस्ड, पुलिस की पावर को कम कर दिया गया। कलेक्टिवाइज्ड फार्म्स वर ब्रेकिंग अपार्ट, उन्हें अपार्ट किया गया, अलग अलग किया गया। इंडस्ट्री एंड फूड प्रोडक्शन शिफ्टेड एंड रिलीजियस टॉलरेंस वाज बिकमिंग मोर प्रोमिनेंट।
रिलीजियस टॉलरेशन दी गई, सब कुछ दिया गया, जबकि कम्युनिज्म रिलीजन के वो खिलाफ होता था। सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगा था, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आने लगे थे लोगों के। दीज रिफॉर्म्स शॉक्ड द हंगरी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। नेगी वाज क्विकली ओवरथ्रोन बाय रकोसी इन 1955। तो क्या होता है जी, जो हंगेरियन कम्युनिस्ट पार्टी थी वो देखती है कि ये तो जी एंटी कम्युनिस्ट एक रेवोल्यूशन खड़ा कर देंगे यहाँ, इसीलिए क्या है कि उन्हें ओवरथ्रो कर दिया जाता है पार्टी से, ठीक है। और रकोसी उन्हें रिप्लेस करते हैं 55 में, एंड स्ट्रिप्ड ऑफ हिज पॉलिटिकल लाइवलीहुड। शॉर्टली आफ्टर दिस coup, खुर्शचेव साइंड द बेलग्रेड डिक्लेरेशन 55। याद रखिएगा जी, जो बेलग्रेड डिक्लेरेशन है जो 1961 में साइन होता है, वो जुड़ा हुआ है किससे? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से। ये बेलग्रेड डिक्लेरेशन 55 में हुआ, ये अलग है। इसके बाद खुर्शचेव है जी जो साइन करते हैं बेलग्रेड डिक्लेरेशन 55 में, ठीक है, यूगोस्लेविया के साथ, जो कि कहता है कि सेपरेट पाथ टू सोशलिज्म वर परमिसेबल विद इन द सोवियत ब्लॉक। वो कहते हैं कि जो अलग पाथ है, कि अगर आप कोई अलग पाथ को फॉलो करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बेलग्रेड डिक्लेरेशन में यूगोस्लेविया के साथ कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यूगोस्लेविया क्या, जोसेफ ब्रोज टीटो लिखा हुआ है, तो यूगोस्लेविया क्या करना चाहता था जी? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो कर रहा था ना, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को। तो इसीलिए कहा गया कि सेपरेट पाथ है जो सोशलिज्म से अलावा, वो आप कर सकते हो फॉलो सोवियत ब्लॉक में रहते हुए भी। तो ये बात वहां पे हुई। अभी अगर ये और ज्यादा अनफोल्ड होगा तो ये यहां पे पहले आप इन देशों को देख लीजिए ताकि आपके लिए थोड़ा सा क्लियर हो, इसे कहीं ना कहीं रिलेट करने के लिए। ये चेक है, ये स्लोवाकिया है, ठीक है। पहले हमने देखा ये पूरा चेकोस्लोवाकिया था, ये फिर आगे यूक्रेन है, थोड़ा पार्ट स्लोवाकिया का यूक्रेन में चला गया, और ये स्लोवाकिया के नीचे ही क्या है? हंगरी है, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, है ना। ये ग्रीस है जी, जहां पे आपको पता है कि हमारे प्लेटो, अरिस्टोटल ये सभी हुए हैं। विद होप्स, अभी उन्होंने क्या कहा था 55 में, क्या कहा बेलग्रेड डिक्लेरेशन में? तो 55 में जिन्होंने क्या कहा कि सेपरेट पाथ को आप फॉलो कर सकते हो विद इन सोशलिस्ट ब्लॉक रहते हुए। यूगोस्लेविया के साथ बात हुई। आगे देखो, विद होप्स, इसके साथ होप्स आती है फॉर सीरियस रिफॉर्म जस्ट हैविंग बीन एक्सटिंग्विश्ड इन हंगरी, जिससे क्या है, आप कह सकते हैं कि जो सीरियस रिफॉर्म्स हैं वो एक्सटिंग्विश हो जाते हैं हंगरी में। दिस डेक्लेरेशन वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाय हंगेरियंस, टेंशंस क्विकली माउंटेड इन हंगरी। आप कह सकते हैं कि तेजी से हंगरी में आप कह सकते हैं कि जो चेंजेस आना शुरू होते हैं पहली बात तो, और टेंशंस बढ़ना शुरू होती हैं हंगरी में। उसके बाद लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पे उतर जाते हैं और ये बात करना शुरू करते हैं। देखो यहां पे 1955 में क्या उन्हें सिर्फ ये कहा गया था, 55 में उन्हें ये कहा गया सिर्फ कि आप क्या कीजिए जी, आप सोवियत ब्लॉक में रहते हुए भी कुछ रिफॉर्म्स ला सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि लोग सड़कों पे उतर आए। पहली बात तो क्या उन्होंने क्या बात की कि हमें और ज्यादा लिबरलाइजेशन चाहिए, और दूसरी बात क्या कि हमें सोवियत ट्रूप्स को ही यहां से लेके जाइए, विड्रॉ कीजिए, हमारे देश में सोवियत ट्रूप्स नहीं रह सकते। उसके बाद क्या बात होने लगी, वो जो आप कैसे रेबिलियन थे वो क्या मांग करने लगे कि हमें तो वॉर्सो पैक्ट के साथ भी नहीं रहना। तो ये चीज सामने आती है कि अगर इन देशों को, यही हंगेरियन आप कह सकते हैं कि क्राइसिस है, अगर इन देशों को इस तरीके से पावर दी जाएगी, फ्रीडम दी जाएगी, तो ये वॉर्सो पैक्ट से अलग होने की बात कर सकते हैं। सो ऐसे में क्या हुआ, ये अलग हो सकते थे। बाय अक्टूबर 23 सोवियत फोर्सेस लैंडेड इन बुदापेस्ट, जो कि आप कह सकते हैं कि वहीं पे है, बुदापेस्ट में जाती हैं। अ क्योटिक एंड ब्लडी स्क्वेशिंग ऑफ रेवोल्यूशनरी फोर्सेस लास्टेड फ्रॉम द अक्टूबर 24 अंटिल नवंबर 7। आप कह सकते हैं कि ये
10-15 दिन के बीच में आप कह सकते हैं कि ये जो सारा रेवोल्यूशन था इसे दबा दिया जाता है, वहां पे टैंक उतार दिए जाते हैं जो भी वहां पे रेवोल्यूशनरी थे, ठीक है, उसे खत्म कर दिया जाता है रेवोल्यूशन को पूरी तरीके से। ये पहला इंसिडेंट हुआ था, कब हुआ ये? 1955-56 में हुआ ये, ठीक है। जहां पे सबसे पहले क्या हुआ था, देखो सबसे पहले क्या हुआ, डी स्टालिनाइजेशन हुआ, पावर्स दी गई, लेकिन जिसकी वजह से उन देशों ने ज्यादा पावर की डिमांड की, ठीक है। और ये कहा, इसके जवाब में क्या कहा निकिता क्रुश्चेव ने कि सोवियत ब्लॉक के अधीन रहते हुए आप कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हो, लेकिन हंगरी चाहता था कि नहीं, हमें और ज्यादा चेंजेस करने हैं, जिसकी वजह से क्या है, फिर जो पावर, जो आप कह सकते हैं सेंट्रल पावर है, वो आके इसे कुचलने के लिए अपने टैंक वगैरह भेजती है और इसे बहुत आप कह सकते हैं बेरहमी से खत्म कर दिया जाता है इस पूरे रेवोल्यूशन को। अभी तक ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन नहीं आया है। ऑल्दो ऑर्डर वाज रिस्टोर्ड, दोबारा लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर कर दिया जाता है। टेंशंस रिमेन्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, हंगेरियन रिजेंटेड द एंड ऑफ द रिफॉर्मेशन एंड द सोवियत वांटेड टू अवॉइड अ सिमिलर क्राइसिस फॉर अकरिंग अगेन एनीवेयर इन द सोवियत कैंप। और सोवियत देख रहे थे कि दोबारा ऐसा कुछ ना हो, सेंट्रल सोवियत यही देख रहे थे कि ऐसा कुछ किसी देश में ना हो, तो ऐसे में क्या किया जाए, दोबारा कोई देश दोबारा सोवियत पैक्ट से बाहर निकलने की बात ना करे, अगर हम उनसे थोड़ी सी आप कह सकते हैं आजादी दे रहे हैं। तो आई होप आपके लिए चीजें यहां तक क्लियर हुई होंगी। तो बाद में आप लोग यहाँ पे अच्छे से हिंदी में पढ़िएगा अगर कोई भी चीज आपको अच्छे से क्लियर नहीं है, ओके। अभी हम दो चीजें बात करेंगे, एक तो अ पीसफुल, अभी देखते हैं हमने पढ़ क्या क्या लिया है ना। सो अभी तक हमने ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन डेफिनेशन अच्छे से समझ ली है, फिर देखा है बिगिनिंग, कैसे बिगिनिंग हुई, शुरू हुई, वो हमने देखा है। अभी हमें देखना है प्राग स्प्रिंग क्या है, सोशलिज्म विद अ ह्यूमन फेस, ये इसी से जुड़ा हुआ है, ये कोई अलग नहीं है। पीसफुल डॉक्ट्रिन है, ये हमें समझना है, और फिर एंड में क्रिटिसिज्म है। ये बहुत छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक है, ये दो टॉपिक बड़े थे, ओके। सो नेक्स्ट है जी अ पीसफुल ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन। हंगेरियन रेवोल्यूशन होता है 56 में, ये खत्म हो गया था। द सोवियट्स अडोप्टेड द माइंडसेट दैट गवर्नमेंट्स सपोर्टिंग बोथ कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म मस्ट को एग्जिस्ट एंड मोर इंपॉर्टेंटली बिल्ड रिलेशंस। तो यहां पे सोवियट्स ने बाद में ये कहा कि जो जो स्टेट है, जैसे वो यूगोस्लेविया था बीच में, कि जो देश कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म दोनों के साथ दोनों को फॉलो करते हैं, यानी कि जो नॉन अलायन है, वो देश भी को एग्जिस्ट करने चाहिए, उनके साथ भी अच्छे रिलेशन बनने चाहिए। ये उन्होंने मानना शुरू किया कि हर एक जगह पे इस तरीके से नहीं तो रेवोल्यूशन नहीं हो, रेवोल्यूशन होगा, ये रेवोल्यूशन को आप कह सकते हैं कि इस तरीके से प्रॉब्लम आएगी। द कम्युनिस्ट पार्टी, ये आप कह सकते हैं कि उनका एक पीछे लिया हुआ कदम था, पीछे लिया हुआ कदम था, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि हर एक जगह हम इस तरीके से रेवोल्यूशन नहीं रोक पाएंगे, बल्कि ये हमारे लिए एक आप कह सकते हैं कि एक रॉन्ग एक मैसेज जाएगा सभी लोगों में, और हम सभी जगह पे रेवोल्यूशन से नहीं लड़ पाएंगे। और ये थोड़ी सी पीस भी एस्टेब्लिश करना चाहते थे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन, क्योंकि देखो अगर पीस एस्टेब्लिश नहीं होती, हर एक देश में ऐसे रेवोल्यूशन होते और वहां के लोगों को यूएसए जा जाके आप कह सकते हैं वेपन्स प्रोवाइड कर रहा था, सारी जगह यूएसए वेपन प्रोवाइड कर देता सभी देशों में उन लोगों को जो कि विरोध कर रहे थे कम्युनिज्म का, तो सभी देशों में क्या होता, यूएसएसआर हर एक देश में लड़ रहा होता, तो यूएसएसआर खुद ही खत्म हो जाता लड़ता लड़ता। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन कॉल्ड फॉर अ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस वेयर द वॉर बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन वुड कम टू अ क्लोज। वो कहता है कि जहां जहां पे हम दोनों के बीच में वॉर हो सकता है जिन देशों में, तो वहां पे हम क्या कोशिश करेंगे कि कम्युनिज्म सोशलिज्म साथ में चलता रहे, तो हम इतना मेक श्योर करेंगे, हम पूरी तरीके से उसे कम्युनिस्ट बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। दिस डील फर्दर स्ट्रेस्ड दैट ऑल पीपल आर इक्वल, सभी इक्वल हैं, एंड ऑन द राइट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ देयर ओन कंट्रीज देमसेल्फ, हर एक देश अपनी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करे, हमने बीच में जाएंगे। द आइडिया वॉज दैट इन ऑर्डर फॉर बोथ स्टेट्स और पीसफुली कोएग्जिस्ट, दोनों यूएसए और यूएसएसआर, नीदर कंट्री कैन एक्सरसाइज द राइट टू गेट इन्वॉल्व इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर, और दोनों देश किसी दूसरे देश के इंटरनल अफेयर में नहीं
इंटरवीन करेंगे। द सोवियट्स डिड नॉट वांट द अमेरिकन्स गेटिंग इनटू देयर बिजनेस, क्योंकि सोवियट्स ये चाहते थे कि कोई सोशलिस्ट कंट्री है, आधी कम्युनिस्ट है, आधी सोशलिस्ट है, कुछ भी है, आधी कैपिटलिस्ट है, तो कहीं वहां अमेरिका ना आए, क्योंकि अमेरिका कहेगा कि क्योंकि अमेरिका उस टाइम पे ये भी कह रहा था कि हंगरी में जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है लोगों का, जब ये रोक रहे थे रेवोल्यूशन को, तो ये सारी चीजों में वो चाहता था कि अमेरिका ना पड़े। सेम ऐसा अमेरिकन भी चाहते थे। While this idea was brought up following the events of Hungary, हंगरी के बाद ही, they were not put into effect for a great deal of time। तो ये नहीं है कि ये चीज हंगरी के बाद तो आई कि हम आप कह सकते हैं कि पीसफुली ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन को फॉलो करेंगे, लेकिन हमेशा फॉलो किया गया नहीं, हमेशा नहीं फॉलो किया गया, थोड़े टाइम तक ये चला। अभी देखते हैं कब तक ये चला। अभी बात करते हैं 1968 प्राग स्प्रिंग के बारे में। प्राग में क्या हुआ था 68 में, जिसकी वजह से ये ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन शुरू होता है। तो नोशंस ऑफ द रिफॉर्म हैड बीन स्लोली ग्रोइंग इन चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया मैंने आपको अच्छे से समझाया था, पहले 3 एम्पायर थे, ये सब कुछ है ना। सिंस द अर्ली मिड 1960s, अर्ली मिड 1960s में ही क्या शुरू हो जाते हैं, रिफॉर्म्स होना वहां पे शुरू हो जाते हैं। हाउएवर वंस द स्टालिनिस्ट प्रेसिडेंट, जो पहले स्टालिनिस्ट प्रेसिडेंट थे, जो स्टालिन के आप कह सकते हैं कि बहुत पास में थे, उनके आइडियाज को फॉलो करते थे, नोवोटनी, ये रिजाइन करते हैं एज हेड ऑफ चेकोस्लोवाकिया, सॉरी चेकोस्लोवाक कम्युनिस्ट पार्टी 68 में। प्राग स्प्रिंग बिगैन टू टेक शेप, यहीं से प्राग स्प्रिंग शुरू हो जाता है, क्योंकि जो नए लीडर थे अलेक्जेंडर ड्यूबेक, जो मैं आपको पहले बता रहा था, हेड ऑफ द पार्टी बनते हैं, है ना। इनिशियली थॉट अ फ्रेंड टू द सोवियत यूनियन, पहले माना गया कि हाँ जी बिल्कुल ये सोवियत यूनियन के साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन क्या होता है, इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर डोबेक बिगैन मेकिंग सीरियस लिबरल रिफॉर्म्स, ये सीरियस लिबरल रिफॉर्म्स लेके आ जाते हैं जी पूरी रिजीम में। इन एन एफर्ट टू एस्टेब्लिश व्हाट ड्यूबेक कॉल्ड डेवलप्ड सोशलिज्म, अभी ये चीज याद रखिएगा जी, डेवलप्ड सोशलिज्म कभी लिखा हुआ है तो साथ में याद रखिएगा जी, आपको ड्यूबेक का नाम लिखना है, उसके साथ मैच करना है। डेवलप्ड सोशलिज्म की बात करने लगे, जिसमें आपको बहुत सारे राइट्स दिए जाते थे। He instituted changes in Czechoslovakia to create a much more free liberal version of the socialist state। ये सोशलिस्ट स्टेट था चेकोस्लोवाकिया, नो डाउट उसके अंडर ही था यूएसएसआर के साथ, लेकिन ये बहुत फ्री और लिबरल वर्जन बनने वाला था सोशलिस्ट स्टेट का, जिसे उन्होंने डेवलप्ड सोशलिज्म कहा। ठीक है, आई होप आपके लिए यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी इस स्लाइड की। ये जो नए तरीके का सोशलिज्म लेकर आते हैं, जिसमें लोगों को बहुत ज्यादा लिबर्टी दी जाएगी, फ्रीडम दी जाएगी सिटीजन्स को, इसे वो डेवलप्ड सोशलिज्म कहते हैं। तो ये नए तरीके का सोशलिज्म था। एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी वर इंप्लीमेंटेड, मार्केट इकोनॉमी को सामने लेकर आए। ट्रेवल अब्रॉड बिकेम इजियर फॉर सिटीजन्स, सिटीजन अभी चेकोस्लोवाकिया के बाहर अंदर अच्छे से घूम सकते थे। स्टेट सेंसरशिप को लूजन किया गया, कम कर दिया गया, हर एक चीज के ऊपर सेंसरशिप नहीं लगाते थे, जो ब्रॉडकास्ट करना है करो। सीक्रेट पुलिस को लिमिटेड कर दिया गया। स्टेप्स वर टेकन टू इंप्रूव रिलेशन विद द वेस्ट, और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, लिबरल कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन बनाना शुरू कर दिया गया। एज द रिफॉर्म्स पाइल्ड अप द क्रेमलिन क्विकली, क्रेमलिन यानी कि वो सब आप कह सकते हैं कि जो लोग हैं, ग्रीव अनईजी, जो अभी आप कह सकते कम्युनिस्ट लोग थे, सोवियत यूनियन था, अनईजी हो जाता है। एज दे होप्ड टू नॉट ओनली प्रिजर्व सोशलिज्म विद इन चेकोस्लोवाकिया बट टू अवॉइड अनदर हंगेरियन स्टाइल क्राइसिस एज वेल। तो अभी आप कह सकते हैं कि सारे लीडर्स यूएसएसआर, सोवियत यूनियन ये देखते हैं कि दोबारा फिर मेरे ख्याल से वही चीज होगी जो कि हंगरी स्टाइल क्राइसिस हुआ था, कि हमें अपने टैंक उतारने पड़ेंगे शायद, तो इस चीज को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो सोवियत पैनिक कंपाउंडेड इनटू मार्च 1968 ऑफ 68 व्हेन स्टूडेंट प्रोटेस्ट, अभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इरप्टेड इन पोलैंड में एंड एंटोनिम नोवोटनी जो रिजाइन कर देते हैं चेकोस्लोवाकिया के प्रेसिडेंट के रूप में। अभी ये सारे सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं 68 में, प्रोटेस्ट हो रहा है पोलैंड में, एंटोनिम नोवोटनी रिजाइन कर दे रहे हैं चेकोस्लोवाकिया के प्रेसिडेंट पद से। अभी होगा क्या, और आप कह सकते हैं कि इतने सारे रिफॉर्म्स लाए गए हैं यहां पे, ये सारी टेंशन अभी क्रिएट हो रही है, 68 की बात हो रही है, तो होगा क्या यहां पे।
द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द यूक्रेनियन कम्युनिस्ट पार्टी। अभी यूक्रेन जो कि एक अलग देश है, इस तरीके से था ना चेकोस्लोवाकिया, ये बाद में चेक बना, ये स्लोवाकिया बना, ये पार्ट यूक्रेन में गया इस तरीके से। तो अभी यूक्रेनियन कम्युनिस्ट पार्टी थी जो कोल्ड ऑन मॉस्को फॉर एन इमीडिएट इन्वेजन। ठीक है, यूक्रेन की कम्युनिस्ट पार्टी क्या कहती है कि आप जाइए, इन्वेड कीजिए जाके चेकोस्लोवाकिया को। क्यों कीजिए, क्यों कीजिए? टू स्टॉप डबेक्स सोशलिज्म विद अ ह्यूमन फेस फ्रॉम स्प्रेडिंग इनटू यूक्रेन एंड स्पार्किंग अनरेस्ट। उन्होंने कहा कि अगर ये चेकोस्लोवाकिया में अच्छे से, अभी ये ह्यूमन फेस वाली बात तो आगे आएगी, कि अगर उनका ये सोशलिज्म विद ह्यूमन फेस कामयाब हो गया चेकोस्लोवाकिया में, ये अभी ही यूक्रेन में भी लोग निकलने लगे हैं, पोलैंड में भी लोग निकलने लगे हैं, सारे जगह पे लोग बाहर निकलना शुरू हो रहे हैं लिबर्टी की मांग करने के लिए, तो ये सारी जगह पे होने लगेगा, तो आपको अभी जाके उन्हें इन्वेड करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तो इसी को फॉलो करते हुए May 6 ब्रेजनेव कंडेम्ड डबेग्स सिस्टम। ठीक है, जो ब्रेजनेव है वो कंडेम करते हैं उनके सिस्टम को, डिक्लेयरिंग इट अ स्टेप टुवर्ड द कंप्लीट कोलैप्स ऑफ द वॉर्सो पैक्ट। वो कहते हैं कि ये कंप्लीटली कोलैप्स कर जाएगा वॉर्सो पैक्ट इस तरीके की अगर आप पॉलिसी अपनाओगे। और इसके बाद क्या होता है, आफ्टर 3 months ऑफ नेगोशिएशन, नेगोशिएट किया जाता है उनके साथ, एग्रीमेंट साइन होते हैं बहुत सारे मॉस्को और चेकोस्लोवाकिया में। सोवियत वॉर्सो पैक्ट इन्वेजन बिगेन और शुरू हो जाता है ये इन्वेजन ऑन द नाइट ऑफ 20 अगस्त 1968, जिसके बाद क्या है कि चेकोस्लोवाकिया को डिसकंटेंट एंड रेजिस्टेंस किया जाता है मैनी मंथ्स इनटू 1970 तक। ठीक है जी, ये चीज अभी याद रखिए, और डब्बे को हटा दिया जाता है अपनी पोजीशन से। आई होप आपके लिए चीजें यहां तक क्लियर हुई होंगी। तो इस तरीके से जरूरत पड़ी किसकी, ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन की, और इस तरीके से वो सामने आया। ओके, अभी आ जाता है आप कह सकते हैं कि प्राग स्प्रिंग के बारे में। प्राग स्प्रिंग क्या है, प्राग स्प्रिंग किसे कहा जाता है? प्राग स्प्रिंग ब्रीफ पीरियड ऑफ लिबरलाइजेशन। क्या है प्राग स्प्रिंग, किसे कहा जाता है? ये पॉइंट्स में है ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि वो छोटा सा पीरियड था जहां पे लिबरलाइजेशन किया गया था चेकोस्लोवाकिया का अलेक्जेंडर डब्बेक के अधीन 68 में। इसे प्राग स्प्रिंग कहा जाता है। प्राग स्प्रिंग कभी लिखा हुआ है, क्या हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ चेकोस्लोवाकिया का, उसे प्राग स्प्रिंग कहा जाता है। लेकिन उसके बाद क्या है जी, 68 में ही क्या होता है, आप कह सकते हैं कि बाद में वहां पे इन्वेड कर दिया जाता है, जो हमने अभी बात की है ना। ठीक है, इसे ज्यादा देखने की जरूरत अभी नहीं है। ओके, ये एक बीच में टर्म आई थी सोशलिज्म विद अ ह्यूमन फेस, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो ये पॉलिटिकल प्रोग्राम, ये एक तरीके का पॉलिटिकल प्रोग्राम है, पॉलिसी है, जिसे अनाउंस किया गया था डबेक के द्वारा उसके उनके कलीग्स के साथ। ओके, 68 में। और ये क्या काम करता है, द फर्स्ट ऑथर ऑफ दिस स्लोगन कौन थे, रेडोवेन रिस्टा थे। ये आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि ये कभी पूछा जाएगा। ठीक है, किसने अपनाया ये पूछा जा सकता है, किसने लिखा ये नहीं पूछा जाएगा कभी ये स्लोगन। इट वॉज अ प्रोसेस ऑफ माइल्ड डेमोक्रेटाइजेशन एंड पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन। सोशलिज्म विद अ ह्यूमन फेस क्या है, हम सोशलिज्म को भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन डेमोक्रेटाइजेशन करेंगे अपने देश का, लिबरलाइजेशन करेंगे अपनी सारी चीजों का। इसी को कहते हैं सोशलिज्म विद अ ह्यूमन फेस। ठीक है, अभी ह्यूमंस हैं जो वो सामने आएंगे, यहां पे सिर्फ स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेगा, स्टेट के पास सारी चीजें नहीं होगी, ह्यूमन सामने आके चीजें आप कह सकते हैं अपने हाथ में लेंगे। ये है सोशलिज्म विद अ ह्यूमन फेस। ठीक है, इट वुड स्टिल अनेबल द कम्युनिस्ट पार्टी टू मेंटेन रियल पावर, रियल पावर कम्युनिस्ट पार्टी के पास ही रहेगी, ये बताता है। इट इनिशिएटेड विद प्राग स्प्रिंग, प्राग स्प्रिंग के साथ शुरू होता है। ऑन द नाइट ऑफ 21 अगस्त 1960 वाज स्टॉप्ड बाय द वॉर्सो पैक्ट इन्वेजन, और वॉर्सो पैक्ट इन्वेजन के साथ इसे रोक दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या आप कह सकते हैं डिमांड की जाएगी कि लोगों का पार्टिसिपेशन ज्यादा हो। ठीक है, ये सारी चीजें पार्टिसिपेशन किया जाए, लोग पार्टिसिपेट करेंगे अभी से गवर्नमेंट में, ये सारी चीजें, लोगों को राइट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा जो प्रेस है उसको भी फ्रीडम ज्यादा से ज्यादा दी जाएगी, सेंसरशिप कम की जाएगी, ये सब कुछ था इस चीज में।
लास्ट में है जी इसका क्रिटिसिज्म। तो पहली बात तो जो ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन था वो अपने आप में यूनाइटेड नेशन की पॉलिसीज का वायलेशन था, ठीक है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन नहीं कहता, ये कहीं कहीं किसी भी देश को ये नहीं अलाउ करेगा कि किसी दूसरे देश के टेरिटरी में आप इंटरफेयर करो। यहां से ये लिखने वाली चीजें इसे लिखिएगा, मैं अभी बताऊंगा आपको। द यूएन's फर्स्ट प्रॉब्लम was that it permits use of force। तो पहली दिक्कत है, ये कहता है कि हम फोर्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि मिलिटरीली इंटरवीन कर सकते हो ना आप। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, दिस इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 2, लिख लीजिएगा, चैप्टर 2 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर, जो कि ये कहता है ऑल मेंबर, देखो कई बार चार्टर वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप गलत करते हो वहां पे, तो याद रखिएगा अभी, ऑल मेंबर शेल रिफ्रेन in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity, political independence of any state। किसी दूसरी देशों की इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस के खिलाफ आप कोई थ्रेट या फोर्स नहीं यूज कर सकते, ये आर्टिकल 2 चैप्टर 2 कहता है। और इन एनी अदर मैनर इनकंसिस्टेंट विद पर्पसेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। आप कह सकते हैं वो पर्पस जो कि यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, वहां आप फोर्स या किसी भी तरीके का थ्रेट नहीं यूज कर सकते, आर्टिकल 2 चैप्टर 2। इसके अलावा व्हेन इंटरनेशनल लॉ कॉन्फ्लिक्ट विद द चार्टर हैज प्रेसिडेंटेड, इट इज दिस दैट मेक द ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन इलीगल, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये इलीगल साबित होता है। तो ये है ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन के बारे में। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ हो।